डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन एक बात समझ लो, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। डॉन फिल्म का ये डायलॉग एक रियल लाइफ क्रिमिनल पर बिल्कुल फिट बैठता है, जो आधा वियतनामी था, आधा इंडियन, लेकिन पूरा धोखेबाज। जब वो जेल से बाहर होता तो दुनिया की पुलिस उसे पकड़ने के लिए पागल रहती, और जब वो सलाखों के पीछे होता तो जेल का पूरा सिस्टम उसी के हिसाब से चलता था। जेल के अधिकारी उसके इशारों पर नाचते थे। जेल में बैठकर वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट करता और अपने साथी कैदियों के लिए ड्रग्स का इंतजाम तक करवा देता था। वो जब चाहता जेल तोड़कर भाग जाता। जेल से भागने के लिए उसने कभी बीमारी का बहाना बनाया तो कभी खून की उल्टियों का नाटक किया। वो भारत की तिहाड़ जैसी हाई सिक्योरिटी जेल से भी ऐसा फरार हुआ कि सब देखते रह गए। उसकी पहुंच का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि तिहाड़ जेल में रहते हुए उसने अपनी लाइफ पर बनने वाली हॉलीवुड फिल्म का $15 मिलियन में कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। उसका चेहरा फ्रेंच मॉडल जैसा था और बोलने का अंदाज किसी प्रोफेसर जैसा, लेकिन दिमाग इतना शैतान कि तुरंत इंसान की नसों तक में उतर जाता। वो कभी खुद को बिजनेसमैन बताता तो कभी डिप्लोमेट बनकर घूमता, लेकिन असल में वो एक सीरियल किलर था जो अपने शिकार को पहले दोस्त बनाता और फिर उसे जहर देकर हमेशा के लिए खामोश कर देता। उसका पासपोर्ट हर बार नया होता था, नाम नया होता था, लेकिन चेहरे पर मुस्कान वही रहती थी। वो हर घटना को एक कहानी का रूप देकर वहां से गायब हो जाता था। 1972 से 1976 के बीच उसने थाईलैंड, इंडिया, अफगानिस्तान, ग्रीस और नेपाल जाकर 24 लोगों की जान ली, जिनमें ज्यादातर लड़कियां थी। लड़कियों की हत्या करने के दौरान उस पर एक अजीब सी सनक सवार हो जाती। जब भी वो किसी लड़की की हत्या करता तो उसके सारे ऊपरी कपड़े उतार देता और लाश को सिर्फ बिकनी में छोड़ देता। तो आइए जानते हैं दुनिया के सबसे कुख्यात अपराधी, बिकनी किलर के नाम से मशहूर चार्ल्स सोबराज के मोस्ट वांटेड बनने की कहानी। आखिर कभी अपने माता पिता के प्यार को तरसने वाला एक बच्चा इतना खतरनाक अपराधी कैसे बन गया? उसने भारत की सबसे सुरक्षित जेल तिहाड़ की सुरक्षा में सेंध कैसे लगाई? और आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतनी लूट, ठगी और हत्याओं के बावजूद वो आज भी फ्रांस की खुली हवा में सांस ले रहा है? He is one of the world's worst and most notorious serial killers. How many times do you think you did that? 20? 120? Maybe 100. 50 plus murders. Does he still remain as cold-blooded? Should he have been allowed to walk out free? Target may be ambitious. Nonetheless, the galvanization of global चार्ल्स गुरुमुख सोबराज का जन्म 6 अप्रैल 1944 को वियतनाम के साइगोन शहर में हुआ था। उसके पिता सोबराज हैचर्ड बावनी एक इंडियन बिजनेसमैन थे, जबकि उसकी मां ट्रैन लुआन फुंग वियतनामीज थी। चार्ल्स सोबराज के जन्म के साथ ही उसके माता पिता के रिश्ते में दरारें आनी शुरू हो गई और कुछ ही समय बाद दोनों अलग हो गए। जल्द ही चार्ल्स की मां ने एक फ्रेंच आर्मी ऑफिसर लेफ्टिनेंट अल्फोंस डैरियो से शादी कर ली और चार्ल्स को अपने साथ फ्रांस के मार्सेल शहर ले गई। चार्ल्स सोबराज के स्टेप फादर डैरियो ने चार्ल्स को अपनाया जरूर, लेकिन कभी भी उसे अपना नाम नहीं दिया। चार्ल्स उस घर में एक आउटसाइडर की तरह ही पलता रहा। बचपन में ही उसे यह एहसास हो गया था कि वो कहीं भी पूरी तरह बिलोंग नहीं करता। ना घर में अपनापन मिला, ना स्कूल में दोस्त। मिक्स रेस होने की वजह से फ्रेंच बच्चे उसे दोस्ती करने से कतराते थे। वो अक्सर क्लास से गायब रहता, अकेला घूमता और दुनिया को समझने की कोशिश करता। उसका दिमाग शुरू से ही तेज था, लेकिन उसके अंदर खालीपन भरता जा रहा था। ये खालीपन ही आगे चलकर उसके किरदार का सबसे खतरनाक हिस्सा बना। उसे सबसे ज्यादा अपने बायोलॉजिकल फादर की कमी महसूस होती थी, जिन्होंने उसे पैदा होते ही त्याग दिया था। उसके अंदर इस वजह से अपने पिता के लिए गुस्सा भी था। गुस्से में उसने अपने पिता के लिए अपनी एक डायरी में लिखा था कि मैं आपको इस बात के लिए पछताने पर मजबूर कर दूंगा कि आपने एक पिता का कर्तव्य नहीं निभाया। उसने ये लाइन भले ही गुस्से में लिखी हो, लेकिन यही उसकी जिंदगी की सच्चाई बन गई। बीतते समय के साथ उसकी अपनों से दूरियां और भी बढ़ती गई और वो क्राइम की दुनिया की तरफ खिंचता चला गया। कम उम्र में ही उसने चोरी और धोखाधड़ी जैसे छोटे मोटे अपराध करने शुरू कर दिए। सोबराज लोगों को मैनिपुलेट करके पहले उनका विश्वास जीतता और फिर एक दिन उनको लूट कर गायब हो जाता। मिक्स रेस से होने की वजह से उसके लुक्स काफी डिफरेंट थे। वो बहुत आसानी से किसी भी कल्चर के लोगों में घुल मिल जाता था। सबसे अच्छी नॉलेज उसे लैंग्वेजेस की थी। उसे
फ्रेंच, इंग्लिश, हिंदी और वियतनामी समेत कई भाषाएं आती थी। उसे लोगों के चेहरे पढ़ने आते थे और कौन सी बात कहकर उनका भरोसा जीतना है ये भी उसे बहुत अच्छे से पता था। धीरे धीरे वो इंसान जो बचपन में खुद को दुनिया से अलग और ठुकराया हुआ महसूस करता था, अब दुनिया को ठगने की राह पर चल पड़ा था। वो अलग अलग देशों में ट्रैवल करने लगा और हर जगह उसका एक ही काम होता, लोगों को अपनी बातों में फंसाकर लूटना। दर्जनों चोरियां करने के बाद 1963 में सोबराज 19 साल की उम्र में पहली बार पुलिस की गिरफ्त में आया। उसे एक ज्वेलरी हाइस के आरोप में कस्टोडियल सजा मिली और पेरिस की पॉइजी जेल में बंद कर दिया गया। लेकिन सोबराज जेल में भी लोगों को अपनी मैनिपुलेटिव बातों में फंसाने से बाज नहीं आया। जेल में उसने अपनी किसी मासूम और लाचार इंसान की इमेज बनाई, जैसे वो कोई बेचारा हो जो हालात का शिकार बन गया। उसका ये खेल इतना कन्विंसिंग था कि जेल के कई अफसर तक उससे हमदर्दी रखने लगे। जहां दूसरे कैदियों को सख्त सजाएं मिलती थी, वहीं सोबराज पर हमेशा हल्का हाथ रखा जाता। इसी दौरान उसकी मुलाकात फेलिक्स डी एस्कॉग्ने से हुई, जो एक वेल्दी यंग मैन था और हर हफ्ते पॉइजी प्रिजन में कैदियों की लीगल हेल्प करता था। सोबराज ने अपनी चालाकी से फेलिक्स डी एस्कॉग्ने को अपने चाम में उलझा लिया। कुछ ही मुलाकातों में दोनों अच्छे दोस्त बन गए। इसी दोस्ती के चलते सोबराज जेल से रिहा होने के बाद अपने घर ना जाकर सीधे फेलिक्स के घर रहने चला गया। उम्र बढ़ने के साथ वो अब पहले से ज्यादा सतर्क और चालाक हो चुका था। फेलिक्स के घर में रहने की वजह से चार्ल्स सोबराज दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाओं में जी रहा था। एक तरफ फेलिक्स डी एस्कॉग्ने की उजली दुनिया, जहां वो हायर सोसाइटी के लोगों के साथ घुलता मिलता और समाज सेवा करने की एक्टिंग करता, जबकि दूसरी तरफ उसकी अपनी क्राइम की दुनिया थी, जहां चोरी, धोखाधड़ी और अपराध ही उसकी असली पहचान थी। इसी दौरान एक पार्टी में सोबराज की मुलाकात पेरिस की रहने वाली यंग एंड ब्यूटीफुल लड़की शैंटल कॉम्पेनियन से हुई। सोबराज की चार्मिंग पर्सनालिटी ने शैंटल का दिल जीत लिया। दोनों के बीच दोस्ती हो गई और कुछ मुलाकातों के बाद ये दोस्ती प्यार में बदल गई। चार्ल्स सोबराज शैंटल को शादी के लिए प्रपोज करना चाहता था। एक दिन चार्ल्स उसे एक चोरी की कार में बिठाकर एक ग्रैंड कैसीनो ले गया और वहीं उसने शैंटल को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। लेकिन जब दोनों कैसीनो से लौट रहे थे, तब रास्ते में सोबराज को चोरी की गाड़ी के जुर्म में अरेस्ट कर लिया गया और उसे 8 महीने तक जेल की हवा खानी पड़ी। जेल से रिहा होने के बाद दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद चार्ल्स ने अपना क्राइम एम्पायर और बड़ा करना शुरू किया। पूरे फ्रांस में वो नकली चेक्स और स्कैम्स के जरिए लोगों को ठगता। उसके निशाने पर अमीर लोग होते क्योंकि मोटी रकम वहीं से आती थी। सोबराज फिर से पुलिस की नजरों में आने लगा था, क्योंकि जब भी किसी अमीर के घर चोरी होती, वहां पुलिस को उसकी मौजूदगी का कोई ना कोई सबूत मिल जाता। इसलिए पकड़े जाने के डर से साल 1970 में एक रोज उसने अपने दोस्त फेलिक्स से घूमने के लिए उसकी कार मांगी और अपनी पूरी जमा पूंजी लेकर अपनी पत्नी के साथ फ्रांस से ईस्टर्न यूरोप के रास्ते एशिया की ओर निकल गया। इस सफर के दौरान भी सोबराज ने कुछ लोगों से दोस्ती करके उन्हें लूटा और उसका सफर बॉम्बे आकर रुका। यहीं पर उसकी वाइफ को एक बच्ची हुई। हालांकि पिता बनने के बाद भी सोबराज के अपराधों में कोई बदलाव नहीं आया। उसने कुछ ही दिनों में बॉम्बे में कार चोरी और तस्करी का एक बड़ा नेटवर्क खड़ा कर लिया। वो पाकिस्तान और ईरान से महंगी कारों को चोरी करता और भारत के बॉर्डर पर भ्रष्ट अफसरों को रिश्वत देकर इन गाड़ियों को भारत ले आता। यहाँ वो इन गाड़ियों को उन रईस इंडियन लोगों को बेच देता जो विदेशी कारों के शौकीन थे। इसी दौरान उसकी मुलाकात एक फ्रेंच आदमी से हुई जिसने उसे पैसे कमाने का एक बड़ा प्लान बताया। ये प्लान दिल्ली के आलीशान होटल अशोका में एक ज्वेलरी स्टोर को लूटने का था। चार्ल्स ने तय किया कि वो अशोका होटल में उस ज्वेलरी स्टोर के ठीक ऊपर वाले एक कमरे में ठहरेगा और कमरे के फ्लोर में बड़ा होल करके रात के समय ज्वेलरी स्टोर में कूदकर उसमें रखे महंगे गहनों को लूटकर फरार हो जाएगा। अक्टूबर 1971 के एक दिन सोबराज अशोका होटल जा पहुंचा। उसने ज्वेलरी स्टोर के ऊपर के कमरे को बुक करने की कोशिश की, लेकिन वो कमरा पहले से ही एक स्पेनिश कैबरे आर्टिस्ट ग्लोरिया मैंडलिक के नाम पर बुक था, जो उस शाम उसी होटल में परफॉर्म करने वाली थी। लेकिन सोबराज ने हिम्मत नहीं हारी। उसने ग्लोरिया मैंडलिक से मुलाकात की और उसे खुद को एक इंटरनेशनल होटल चेन का मालिक बताया। कुछ घंटों में ही उसने ग्लोरिया मैंडलिक को अपनी बातों में फंसा लिया और उसे शादी के लिए प्रपोज कर दिया। ग्लोरिया भी उसकी बातों में आ गई और उसे अपने कमरे में ले आई। शाम को ग्लोरिया परफॉर्म करने के लिए होटल के नाइट क्लब चली गई और चार्ल्स उस कमरे में अकेला रह गया। इसके बाद उसने तुरंत चोरी की असली तैयारी शुरू कर दी।
उसने एक ड्रिल मशीन से फ्लोर में छेद करने की कोशिश की, लेकिन बीच में ही ड्रिल मशीन टूट गई। उसको लगने लगा कि उसका प्लान फेल हो जाएगा, लेकिन वो कोई आम चोर नहीं था। उसे चोरी करने में ऐसी महारत हासिल थी कि हालात जैसे भी हो वो खुद के लिए रास्ता बना ही लेता था। इसके बाद उसने प्लान बी पर काम करना शुरू किया। जब ग्लोरिया वापस आई तो उसने उससे ज्वेलरी स्टोर के मालिक को फोन करवाया। कॉल पर चार्ल्स सोबराज ने खुद को बड़े रौब के साथ नेपाल का प्रिंस बताया और उससे कहा कि उसे बेशकीमती गहनों में बेहद दिलचस्पी है। उसने ये भी कहा कि वो गहने ग्लोरिया के साथ उसी के कमरे में देखना चाहता है। जौहरी को जरा भी शक नहीं हुआ। उसने तुरंत अपने एक आदमी को सबसे महंगे गहनों के साथ ग्लोरिया के कमरे में भेज दिया। जैसे ही जौहरी का आदमी कमरे में पहुंचा, सोबराज ने उस पर और ग्लोरिया पर बंदूक तान दी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, उसने उन्हें कोई नशीली चीज सुंघाकर बेहोश कर दिया। कुछ देर बाद जब ज्वेलर को लगा कि उसका आदमी काफी देर से वापस नहीं आया है, तो वो खुद ग्लोरिया के कमरे की तरफ गया। चार्ल्स ने उसे भी कमरे के अंदर बुलाया और उसी तरह बेहोश कर दिया। अब तीनों लोग बेहोश थे। उसने तीनों को उस कमरे में मजबूती से बांधा, फिर ज्वेलर की जेब से दुकान की चाबियां निकाली और बड़ी आसानी से दुकान में घुसकर 15 लाख रुपए के हीरे और कुछ कीमती रत्नों से भरा बैग चुराकर होटल से फरार हो गया। लेकिन जल्दबाजी में उसका पासपोर्ट होटल के कमरे में ही छूट गया, जिस पर उसका असली नाम लिखा था। 3 घंटे बाद जब तीनों को होश आया तो उन्होंने पुलिस को इस घटना की जानकारी दी। इतने हाई प्रोफाइल और सिक्योर होटल में डकैती की खबर से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। कुछ पुलिस वाले होटल के आसपास के इलाकों में उसकी तलाशी करने लगे और कुछ सीधे एयरपोर्ट की तरफ भागे, क्योंकि उन्हें चार्ल्स का पासपोर्ट देखकर ये शक था कि वो जरूर देश से बाहर भागने की कोशिश करेगा। एयरपोर्ट पहुंचने पर पुलिस की आशंका सही साबित हुई। चार्ल्स सोबराज वहां कस्टम काउंटर पर पेरिस जाने वाली एयर फ्रांस की फ्लाइट का इंतजार कर रहा था। लेकिन जैसे ही उसने जौहरी के आदमी को पुलिस के साथ एयरपोर्ट पे देखा, वो बड़ी चालाकी से पुलिस के हाथ लगने से पहले ही वहां से गायब हो गया। लेकिन उसकी आजादी ज्यादा दिन तक नहीं चली। करीब 2 हफ्ते बाद बॉम्बे के ताजमहल होटल में उसने एक फॉरेन टूरिस्ट को लूटने की कोशिश की, लेकिन इस बार वो बच नहीं पाया और मुंबई पुलिस ने उसे वही गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से बिना लाइसेंस की रिवॉल्वर भी मिली। जांच के दौरान पता चला कि ये वही आदमी है जिसने दिल्ली के अशोका होटल में लाखों की ज्वेलरी चुराई थी। इसके बाद उसे ट्रायल के लिए न्यू दिल्ली भेज दिया गया। दिल्ली लाने के बाद चार्ल्स सोबराज को तिहाड़ जेल में बंद कर दिया गया। उसने कुछ दिन यहाँ का माहौल समझने में बिताए और फिर यहाँ से भागने की प्लानिंग शुरू कर दी। एक दिन उसने तिहाड़ जेल प्रशासन को बताया कि उसे अपेंडिसाइटिस हो गया है। जेल वाले उसकी बातों में आ गए और उन्होंने बिना ज्यादा सोचे उसे वेलिंगटन हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया। यहीं से उसने अपनी सबसे शातिर चाल चली। उसने अपनी प्लानिंग में अपनी पत्नी शैंटल को भी शामिल किया। वो हॉस्पिटल में चार्ल्स के बेड के नीचे छिप गई और सही मौका देखते ही उसने चार्ल्स की देखरेख में लगे दोनों पुलिस कर्मियों को नशीला पदार्थ सुंघाकर बेहोश कर दिया। चार्ल्स बिना वक्त गवाए वहां से तुरंत फरार हो गया, लेकिन किस्मत ने इस बार उसका साथ नहीं दिया। कुछ ही घंटों के अंदर उसे ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया गया। शैंटल को भी हॉस्पिटल से अरेस्ट कर लिया गया और दोनों को जेल भेज दिया गया। हालांकि उस वक्त उसके क्राइम को ज्यादा संगीन नहीं माना गया और कुछ दिन बाद दोनों को जमानत दे दी गई। लेकिन चार्ल्स सोबराज जैसे इंसान के लिए जमानत का मतलब देश छोड़कर भाग निकलना था। जमानत पर छूटते ही उसने अपनी पत्नी शैंटल के साथ भारत छोड़ दिया और अफगानिस्तान के काबुल को अपना नया ठिकाना बना लिया। काबुल में भी उसने ठगी और धोखाधड़ी का अपना पुराना खेल शुरू कर दिया। यहाँ वो उन हिप्पीज को लूटता जो यूरोप से हशीश और दूसरे ड्रग्स की तलाश में अफगानिस्तान आते थे। वो उन्हें ड्रग्स बेचता, उन्हें टूर कराता और फिर मौका पाकर उन्हें नशीली चीज से बेहोश कर देता और उनका सारा सामान लूटकर फरार हो जाता। वो यहाँ आराम से खूब पैसे कमा रहा था और अपनी पत्नी और बेटी के साथ काबुल में ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा था। लेकिन चार्ल्स सोबराज के पैरों में जैसे कोई फेर था। वो एक जगह टिककर ज्यादा दिनों तक नहीं रह पाता था, इसलिए उसने अफगानिस्तान को भी छोड़ने का फैसला किया। वो पिछले 2 महीने से जिस होटल में रह रहा था उसका किराया चुकाए बिना अपनी पत्नी और बच्ची के साथ देश से फरार होने के लिए एयरपोर्ट पहुंच गया। लेकिन इसी बीच होटल के मालिक ने पुलिस को खबर दे दी और चार्ल्स सोबराज को काबुल एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया। अब वो एक बार फिर से जेल में था, लेकिन वो यहाँ भी ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं था। कुछ दिन जेल में बिताने के बाद उसने यहाँ से भी भागने के लिए एक नया खेल खेला। चार्ल्स ने किसी तरह एक सिरिंज का जुगाड़ किया और उससे अपना खून निकाल कर पी गया। इसके बाद वो ऐसा दिखाने लगा जैसे उसे खून की उल्टी हो रही है। उसे देखकर जेल प्रशासन को लगा कि उसे अल्सर हो गया है। उसे कुछ हो ना जाए इसलिए जल्दी ही उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन यहाँ भी वो गार्ड्स को बेहोश कर भाग निकला। इस बार उसने अपनी पत्नी और बच्ची को भी पीछे छोड़ दिया और ईरान फरार हो गया।
उसे ये बात अच्छे से समझ आ चुकी थी कि अब उसकी और उसकी पत्नी शैंटल की शादी का अंत हो चुका है। उसकी पत्नी अब उसके साथ नहीं रहना चाहती थी क्योंकि उसकी वजह से उस पर भी कई देशों में आपराधिक केस दर्ज हो चुके थे। इस घटना के कुछ समय बाद शैंटल काबुल से सीधा वापस अपने माँ बाप के घर पेरिस चली गई। अब चार्ल्स सोबराज अकेला था, लेकिन उसके इरादे पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो चुके थे। अगले कुछ सालों तक उसने यूरोप के कई देशों में सफर किया। फ्रांस, ग्रीस, इटली और टर्की जैसी जगहों पर वो चोरी और फ्रॉड करता रहा। वो हर देश की पुलिस को चकमा देता और हर बार नई पहचान के साथ नया ठिकाना ढूंढ लेता। धीरे धीरे मीडिया ने उसे एक नया नाम द सर्पेंट दिया, क्योंकि वो सच में एक सांप की तरह ही था जो बिना आवाज के रेंगता हुआ आता था और मौका मिलते ही शिकार करके गायब हो जाता था। कई देशों में डकैती, ठगी और हत्या जैसे संगीन अपराध करने के बाद 1975 में सोबराज एक बार फिर भारत लौटा। यहाँ उसकी जिंदगी में दो अहम किरदार जुड़े। पहली एक कैनेडियन लेडी मैरी एंड्रे लेक्रेक थी, जिससे उसके प्रेम संबंध रहे, और दूसरा अजय चौधरी नाम का एक भारतीय युवक था जो उसका सबसे वफादार और आपराधिक कारनामों का साथी बना। जैसे ही तीनों मिले ऐसा लगा जैसे ये तिकड़ी केवल हत्या, लूटपाट और खूनी खेल खेलने के लिए बनी है। तब दुनिया में हिप्पी कल्चर काफी चलन में था। वेस्टर्न कंट्रीज के लोग अपनी रूटीन लाइफ से भागने के लिए एक बैकपैक करके ईस्ट की ओर निकल पड़ते थे। कोई दुनिया एक्सप्लोर कर रहा था, कोई खुद की खोज में निकला था, तो कोई अध्यात्म और शांति की तलाश में था। थाईलैंड का हाल भी कोई अलग नहीं था। तब ये देश आज जितना ऑर्गेनाइज नहीं था। पर्याप्त पैसे हो और सही लोगों से कनेक्शन हो तो कोई हाथ नहीं लगा सकता था। ऐसे में चार्ल्स सोबराज को थाईलैंड अपने काम के लिए सबसे मुफीद जगह लगी। इसलिए वो अपनी कैनेडियन गर्लफ्रेंड मैरी एंड्रे लेक्रिक और अपने साथी अजय चौधरी के साथ थाईलैंड पहुंच गया। तीनों ने यहाँ एक के बाद एक कई यूथ टूरिस्ट को अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया। आगे आगे हिप्पी होते और उनके पीछे पीछे चार्ल्स सोबराज होता। वो पहले लोगों को अपनी चार्म और मीठी मीठी बातों में फंसाता, उनसे दोस्ती का नाटक करता। वो जब उनका भरोसा जीत लेता तब बातों ही बातों में उनकी ड्रिंक्स में नशीली दवा मिलाकर उन्हें बेहोश कर देता और फिर उन्हें लूट लेता। जरूरत पड़ने पर वो बिना हिचक के उनकी हत्या भी कर देता। उसने कुछ को पानी में डुबोकर मारा तो कुछ का गला घोटा, कुछ को चाकू से मारा तो कुछ को जिंदा ही जला दिया। लेकिन दुनिया को अभी सोबराज के और भी भयानक चेहरे से रूबरू होना बाकी था। वो थाईलैंड में कुछ ऐसा करने वाला था जिससे उसकी पहचान हमेशा के लिए बदलने वाली थी। इस कड़ी में उसकी पहली शिकार जेनी बॉलिवर नाम की एक अमेरिकन लेडी बनी, जो बुद्धिस्ट लाइफस्टाइल में खुद को डुबोकर शांति की खोज में थाईलैंड आई थी। लेकिन वो गलती से चार्ल्स सोबराज और उसकी गैंग के संपर्क में आ गई। सोबराज ने जेनी को अपनी बातों में फंसाया, उसे लूटा और फिर बेरहमी से उसकी हत्या कर दी। कुछ दिन बाद पुलिस को जेनी की लाश गल्फ ऑफ थाईलैंड के गर्म टाइट पूल में तैरती हुई मिली। वो सिर्फ बिकनी में थी, उसके शरीर के ऊपरी कपड़े गायब थे। उसके कुछ दिन बाद चार्ल्स का अगला शिकार विटली हकीम बना, जिसकी जली हुई लाश थाईलैंड में सड़क किनारे पाई गई थी। जब काफी दिन बाद भी हकीम घर नहीं लौटा तो उसकी फ्रेंच गर्लफ्रेंड चार्मीन कैरू उसकी खोज में थाईलैंड पहुंची, लेकिन यहाँ वो भी सोबराज का शिकार बन गई। उसकी लाश भी बिकनी पहने पानी में तैरती मिली। लड़कियों की हत्या करने का उसका ये एक पैटर्न बन गया था। हर महिला को सोबराज अपनी चाम में फंसाता, ड्रग्स देता, बेहोश करता, फिर उनकी हत्या करता और लाश को इस अंदाज में छोड़ता कि ऐसा लगे जैसे मौत नशे या एक्सीडेंट से हुई है। थाईलैंड पुलिस की हालत खराब होने लगी। कुछ ही हफ्तों में 6 महिलाएं इस अंदाज में मारी जा चुकी थी और हर डेड बॉडी केवल बिकनी में थी। किसी की लाश पानी में तैरती मिली तो किसी का शरीर जला हुआ मिला। कुछ के चेहरे इतनी बुरी तरह बिगाड़ दिए गए थे कि पहचानना तक मुश्किल था। इन हत्याओं का पैटर्न देखकर पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो गए। जब गहराई से जांच हुई तो हर कत्ल के पीछे चार्ल्स सोबराज का नाम उभर कर आया, जो हर महिला की हत्या के समय उसके आसपास मौजूद था। इसी वजह से चार्ल्स सोबराज को एक नया नाम बिकनी किलर मिला। आगे सोबराज ने अपनी प्रेमिका लेक्रेक के साथ मिलकर बैंकॉक में डच कपल हैंक एंड कॉर्नीला की हत्या कर दी और उनके पासपोर्ट पर ही दोनों नेपाल भाग गए। नेपाल में भी उन्होंने अपना खूनी खेल जारी रखा और 2 और टूरिस्ट लॉरेंट कैरियर और कॉनी जो ब्रॉन्जिच की हत्या कर दी। इसके बाद वो वापस थाईलैंड लौट गया, लेकिन अब थाईलैंड में उसके खिलाफ कानूनी शिकंजा कसा जाने लगा था। इसलिए उसने एक थाई पुलिस ऑफिशियल को $18,000 की रिश्वत दी और अपनी पूरी गैंग के साथ वहां से फरार हो गया। इसके बाद उसने अपना अगला ठिकाना मलेशिया को बनाया, जहां उसने ज्वेलर के तौर पर अपना काम शुरू किया। उसने अजय चौधरी को खदानों से कुछ जेम्स लाने के लिए भेजा। अजय उन खदानों से $40,000 कीमत के जेम्स लेकर लौटा। तीनों इन जेम्स को बेचने के लिए जनीवा चले
चले गए, लेकिन जब वहां से लौटे तो अपने फायदे के लिए सोबराज ने अपने वफादार साथी अजय चौधरी की भी हत्या कर दी। वो शख्स जिसने चोरी से लेकर मर्डर तक में चार्ल्स सोबराज का साथ दिया था, अब वो खुद चार्ल्स के लिए बोझ बन गया था। और चार्ल्स के लिए जो बोझ बनता वो जिंदा नहीं बचता, चाहे वो दोस्त हो, साथी हो या बीवी। उसकी इसी बेरहमी की वजह से ही एक बार उसकी माँ ने कहा था, मेरा बेटा किसी देवदूत की तरह दिखता है, लेकिन उसकी आत्मा किसी शैतान के कब्जे में है। 1976 की शुरुआत में सोबराज एक बार फिर से भारत लौट आया। जुलाई 1976 में उसने दिल्ली में फ्रांस से आए 20 से भी अधिक इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के एक ग्रुप को अपना शिकार बनाने की कोशिश की। प्लान था कि उनकी ड्रिंक्स में ड्रग्स मिलाकर उन्हें बेहोश किया जाए, फिर उनके कीमती सामान लूटे जाए। लेकिन इस बार उसकी किस्मत धोखा दे गई। कुछ स्टूडेंट्स को ड्रग्स का असर कम महसूस हुआ और उन्होंने तुरंत शोर मचा दिया। पुलिस ने चार्ल्स को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के पास चूंकि कोई हत्या का सबूत नहीं था, लेकिन अदालत में वो चोरी, ठगी और धोखाधड़ी जैसे कई मामलों में दोषी पाया गया। इसके बाद अदालत ने उसे 12 साल की सजा सुनाई और उसे भारत की सबसे सुरक्षित जेल तिहाड़ जेल में बंद कर दिया गया। लेकिन सुरक्षित शब्द सोबराज जैसे इंसान के लिए बस एक मजाक था। उसने बहुत ही कम समय में पैसे और चालाकी से जेल को अपना साम्राज्य बना लिया। उसकी सेल किसी स्टूडियो अपार्टमेंट से कम नहीं थी, जिसमें बेड के अलावा मेज, बैठने के लिए कुर्सियां और दीवार पर किताबों से भरी शेल्फ भी थी। यहाँ तक कि उसकी 10 बाय 12 फीट की सेल में उसके पास 2 से 3 नौकर जैसे कैदी भी थे, जो उसकी मालिश करते, कपड़े धोते और उसके लिए खाना तक बनाते थे। तिहाड़ में उसका इतना रौब था कि बाकी कैदी और यहाँ तक कि कुछ गार्ड्स भी उसे चार्ल्स साहब कहकर बुलाते थे। वो जेल के कैदियों और स्टाफ की तरफ से याचिकाएं लिखता था, जो कई बार किसी वकील से भी ज्यादा असरदार होती थी। चार्ल्स सोबराज की जेल की सजा 1988 में खत्म होनी थी, लेकिन उससे कई साल पहले ही थाईलैंड सरकार ने उसके एक्स्ट्राडिशन की मांग तेज कर दी थी। वहां उस पर 6 लड़कियों समेत कई विदेशी नागरिकों की हत्याओं का मुकदमा चलना था। थाईलैंड की ओर से लगातार की जा रही गुजारिश से 1985 में भारत सरकार भी चार्ल्स के एक्स्ट्राडिशन के लिए राजी हो गई। चार्ल्स सोबराज जानता था कि थाईलैंड में दोषी पाए जाने पर उसे मौत की सजा हो सकती है, इसलिए 1986 में उसने तिहाड़ जेल से फरार होने की साजिश शुरू कर दी। उसे पता था कि अगर वो जेल से भागेगा और दोबारा पकड़ा जाएगा तो भारत में उस पर जेल ब्रेक का मामला चलाया जाएगा। इससे उसका जेल में रहने का समय फिर से शुरू हो जाएगा और तब तक थाईलैंड में उस पर मुकदमा चलाने की 20 साल की समय सीमा खत्म हो जाएगी। मार्च 1986 में एक दिन जेल के एक कोने में एक बिल्ली बेहोश पड़ी मिली। जेल स्टाफ ने उसे उठाया, दवाई दी, खाना दिया। 3-4 दिन में बिल्ली एकदम ठीक हो गई, लेकिन किसी ने नहीं जाना कि असल में ये बिल्ली सोबराज की गिनी पिग थी, जिस पर उसने ड्रग टेस्ट किया था। इससे पहले वो 2 बार डोज की गलतियों से फंस चुका था। एक बार डोज गलत होने की वजह से एक पाकिस्तानी टैक्सी ड्राइवर की मौत हो गई थी और दूसरी बार दिल्ली में स्टूडेंट्स पर ड्रग्स ने सही असर नहीं दिखाया था, जिस वजह से उसे अब तिहाड़ में रहना पड़ रहा था। लेकिन इस बार वो कोई गलती नहीं चाहता था। 16 मार्च 1986 को चार्ल्स सोबराज ने पूरी तिहाड़ जेल को चकमा देने वाला अपना प्लान एक्टिवेट कर दिया। उसने जेल के गार्डों और आसपास की बैरकों में बंद कैदियों के सामने कई दिन पहले से ही ये झूठ कहना शुरू कर दिया था कि 16 मार्च को उसका जन्मदिन है और वो उस दिन सभी को पार्टी देना चाहता है। उसने पैसे देकर गार्डों को भी इसके लिए राजी कर लिया और उनके सहारे अपने जन्मदिन को सेलिब्रेट करने के लिए जेल के अंदर फल और मिठाई मंगाई। इसके बाद उसने बड़ी चालाकी से इन फलों और मिठाइयों में परफेक्टली टेस्टेड ड्रग मिला दिया, जिन्हें वो काफी टाइम से भारी मात्रा में इकट्ठा कर रहा था। शाम को जेल में एक छोटी दावत हुई। गार्ड्स और कैदी सोबराज की चालाकी से अनजान दावत का मजा लेने लगे और कुछ ही देर के बाद नींद के आगोश में समा गए। वहाँ एक अलग ही माहौल बन चुका था। सलाखों के अंदर कैदी बेहोश थे और सलाखों के बाहर गार्ड्स बेसुध पड़े हुए थे। लेकिन उसने अपने कुछ भरोसेमंद साथी कैदियों को पहले से ही ये प्लान बता दिया था, जो बेहोश होने से बच गए थे और सोबराज के साथ भागने को तैयार थे। चार्ल्स सोबराज इस अंदाज में कोई काम करता था कि आगे चलकर वो वारदात एक कहानी बन जाती। उसने इसी तरह बेहोश गार्ड्स के हाथों में 50-50 के नोट थमा दिए और जेल से भागने से पहले अपने बैरक के गेट पर अपनी फोटो खिंचवाई। वो इतना शातिर था कि वो अपने साथ तिहाड़ जेल के सिपाही का भी अपहरण करके पुलिस की गाड़ी में ले गया और उसका एक हाथ खिड़की से बाहर कर दिया, जिससे बाहर उसकी वर्दी दिख सके और मेन गेट पर तैनात पुलिस के जवानों को लगे कि पुलिस की सहमति से ही वो जेल के बाहर जा रहा है। तिहाड़ जेल के बाहर एक गाड़ी सोबराज का इंतजार कर रही थी। वो जेल के बाहर आया, उस गाड़ी में बैठा और तिहाड़ की सुरक्षा का मजाक बनाते हुए बड़े आराम से वहां से रफू चक्कर हो गया। जब उन सुरक्षा कर्मियों को होश आया तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। सोबराज के अलावा 11 और कैदी तिहाड़ से फरार हो चुके थे। इस खबर के बाद तिहाड़
जेल प्रशासन में अफरा तफरी मच गई। हालांकि चार्ल्स सोबराज भागा ही दोबारा से पकड़े जाने के लिए था, इसलिए वो कुछ दिन तो अंडरग्राउंड रहा, लेकिन कुछ दिन बाद गोवा में खुलेआम बिना किसी डर के घूमने लगा। इसी के चलते जेल से भागने के करीब 20 दिन बाद 6 अप्रैल 1986 को उसे मुंबई पुलिस के इंस्पेक्टर मधुकर जेंडे ने गोवा के एक रेस्टोरेंट से अरेस्ट कर लिया। उस पर फिर से अदालती कार्रवाई शुरू हुई और उसकी सजा 10 साल के लिए और बढ़ा दी गई। चार्ल्स सोबराज मन ही मन खुश था, वो जो चाहता था उसे वो मिल गया। इसके बाद उसे 1997 तक भारत की जेल में रहना पड़ा और 1997 में जब चार्ल्स सोबराज तिहाड़ जेल से रिहा हुआ, तब तक थाईलैंड में उस पर मुकदमा चलाने की समय सीमा बीत चुकी थी। 1997 में रिहाई के बाद उसे फ्रांस डिपोर्ट कर दिया गया। इसके बाद उसने जेल में बिताए अपने वक्त और दुनिया भर में किए गए क्राइम को सेंसेशनल तरीके से बेचना शुरू किया। वो इंटरव्यू के लिए पैसे लेता और अपराध की कहानियां ऐसे सुनाता जैसे कोई स्टोरी टेलर हो। वो अक्सर कहता, जब तक मेरे पास लोगों से बात करने का मौका है तब तक मैं उन्हें बहला फुसला सकता हूँ। उसने फ्रांस में 6 साल इस तरह मीडिया इंटरव्यूज, पार्टीज और अपने किस्सों के दम पर गुजारे, लेकिन चोरी और हत्या के बिना उसका आगे मन नहीं लगा और साल 2003 में नेपाल चला आया। नेपाल लौटना उसके लिए एक बड़ी भूल साबित हुई, क्योंकि वो यहाँ अब भी 1975 में हुए लॉरेंट कैरियर और कोनी जो ब्रॉन्जिच के दोहरे हत्याकांड में वांटेड था। नेपाल पहुंचने के कुछ ही दिन बाद नेपाल पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इस बार उसके खिलाफ केस मजबूत था, जिस कारण अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुना दी। चार्ल्स अब बूढ़ा हो रहा था, लेकिन जेल में उसकी आलीशान जिंदगी की आदतें अब भी बरकरार थी। इस बार भी उसने अपने चार्म से लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रखा था। नेपाल में उसके केस की पैरवी शकुंतला थापा नाम की वकील कर रही थी, लेकिन इस कहानी में ट्विस्ट तब आया जब साल 2008 में 64 साल के चार्ल्स ने अपने से 44 साल छोटी अपनी वकील शकुंतला की 20 साल की बेटी निहिता बिस्वास से जेल में शादी कर ली। उसने निहिता पर इस उम्र में भी अपने चार्म का ऐसा जादू चलाया था कि एक इंटरव्यू में निहिता ने कहा था कि उसे उसकी और चार्ल्स की उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो अपने फैसले से खुश है। करीब 2 दशक तक जेल में बंद रहने के बाद सोबराज ने जेल से रिहा होने के लिए कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की। इस पिटीशन के जरिए उसने ये कहते हुए अपनी रिहाई की मांग की कि उसने निर्धारित समय सीमा से ज्यादा वक्त जेल में गुजार लिया है। नेपाल की अदालत ने भी उसकी अर्जी स्वीकार कर ली और उसकी उम्र को देखते हुए उसे 23 दिसंबर 2022 को रिहा कर दिया। दर्जनों कत्ल, कई बड़ी चोरियां और कई बार जेल से सबको चकमा देकर फरार होने वाला शातिर अपराधी चार्ल्स सोबराज आज फ्रांस की खुली हवा में सांस ले रहा है। फ्रांस भी अब उसके खिलाफ पुराने मामलों को लेकर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकता, क्योंकि फ्रांस में उसके खिलाफ हत्या जैसे किसी बड़े अपराध का कोई ठोस सबूत दर्ज नहीं है। और उसके ऊपर जो ठगी और धोखाधड़ी के आरोप थे वो भी उसने फ्रांस में 1970 के दशक में किए थे और उन मामलों की समय सीमा बहुत पहले ही खत्म हो चुकी है। कहते हैं सांप कितना भी बूढ़ा हो जाए उसका जहर कभी खत्म नहीं होता। इसलिए कौन जानता है 81 साल के चार्ल्स सोबराज का अब अगला शिकार कौन होगा। Additionally, developing sustainable habitats that can provide food, water, and oxygen within the harsh Martian atmosphere remains a daunting task.